तो देखिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोग चार्ट्स गलत देखते हैं। देखिए आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मीन्स दैट योर पर्सपेक्टिव मस्ट बी लॉन्ग टर्म। सो इफ आई एम एन इन्वेस्टर आई एम लुकिंग एट द मंथली चार्ट्स मोस्टली। तो मंथली चार्ट्स जो होते हैं उसमें एक कैंडल एक महीने के बराबर होती है, एक डॉट अगले महीने के अंत में लगता है। तो वो जो चार्ट्स हैं दोज आर मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट टाइम्स ऑफ ओवर अ ईयर, which is typically my horizon when I am an investor. तो अगर आपको लगता है नहीं साल भर तो बहुत ज्यादा है, मेरा इरादा इतना लंबा रखने का नहीं है, और आप मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, तो आप वीकली चार्ट्स देख करके भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन आई फॉर वन हैव बीन यूजिंग मंथली चार्ट्स टू डू इट। बहुत कम लोग हैं जो मंथली चार्ट्स देखते हैं। आमतौर पर तो लोग 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट से बाहर नहीं आ पाते, लेकिन वे लुकिंग एट द मंथली चार्ट्स हियर टू मेक लॉन्गर टर्म डिसीजंस। टेक्निकल एनालिसिस रिमेन्स द सेम। जो एनालिसिस है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो सब वही की वही हैं। बेसिक फिलॉसफी, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दैट वर्क्स अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो मंथली चार्ट देख करके अपने फैसले करें। दूसरा देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, एंड दैट इज कि आप अपने पैसे को स्प्रेड कैसे कर रहे हैं। कि आप एक ही शेयर में बहुत ज्यादा पैसा डालते हैं या अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो मेरी अपनी निजी फिलॉसफी रही है, एंड इट हैज वर्क क्वाइट वेल फॉर मी, इज दैट आई हैव ऑलवेज हैड अ हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो as opposed to a hyper concentrated portfolios that most long term investors have. तो अगर आप किसी बड़े फंड एनालिस्ट से बात करेंगे तो बताएंगे भाई मेरे पास 5 शेयर्स हैं, मुझे यही पसंद आते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हमारी पसंद नापसंद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ट का स्ट्रक्चर और उसका मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपने पैसे को बांट करके चलते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स एट एनी पॉइंट इन टाइम होते हैं और सभी के स्ट्रक्चर्स मुझे अच्छे लग रहे होते हैं। इसमें से देखिए कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं। जो परफॉर्म नहीं करते हैं उसमें हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, और क्योंकि हम सभी में बराबर एलोकेशन करते हैं तो जो स्टॉक हमारा नहीं चलता है उसमें हमें एक छोटी सी चोट लगती है, उसको हम सहन कर लेते हैं और हम उस स्टॉक से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो स्टॉक हमारा परफॉर्म करने लगता है उसमें जब तक वो ट्रेंड कायम रहता है तब तक हम उसको होल्ड करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टफोलियो में वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरवेट हो जाता है। और इसमें बैलेंसिंग जो है वो हमने खुद नहीं किया, इट इज नेचुरली अटेन्ड बिकॉज द स्टॉक दैट इज परफॉर्मिंग is actually getting more weight on our portfolio. तो ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सब स्टॉक्स आप? बिकॉज़ ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक नॉर्मल इंसान के लिए, ये सब स्टॉक्स पकड़ना। हाँ देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल से रूल्स हैं। देखिए सबसे पहले तो ऐसा करें कि पूरा बाजार ना देखें। There are about 6,000 or 7,000 stocks. I don't really know the real number, but I think there are in excess of 7,000 stocks listed. तो अब देखिए 7,000 शेयर तो आप ट्रैक नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। आपको फोकस करना है ऑन दोज, पहले तो उसमें एलिमिनेशन करना है एंड एलिमिनेटेड टू S&P 500 स्टॉक्स। तो एक क्या होगा कि भाई जो टॉप 500 है आप वहां तक पहुंच जाएंगे, 6500 शेयर उसमें से निकल जाएंगे, तो आपकी जो काम है वो बहुत कम हो जाएगा ना। यू फोकस्ड ऑन दैट ग्रुप। उसमें भी देखिए उन स्टॉक्स पर फोकस करें जिन स्टॉक्स में जिनका नाम आपने सुना हुआ है। दिस इज फॉर एन एवरेज पर्सन। इफ यू आर एन एक्सपर्ट, यू नो मोर अबाउट स्टॉक्स, यू रीड अ लॉट, या आप किसी कंपनी के बारे में पूरी तह तक जा सकते हैं, उस तरह का आपके पास वक्त है, पेशेंस है, समझ है, तो देन इट्स वंडरफुल। बट इफ यू डोंट हैव इट, देन फॉर एन एवरेज पर्सन मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि भाई देखिए उन स्टॉक्स पर फोकस करें जिन स्टॉक्स को जिनका आपने नाम सुना हुआ है। तो जिन कंपनीज का आपने नाम सुना हुआ है, जिनके बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी है। अगर आप कहें विवेक जी, तो एक आपको छोटा सा एनेक्डोट देता हूं कि अराउंड द सेम टाइम ये जो स्टॉक है हनीवेल ऑटोमेशन, आई बॉट दिस इन 2000। पहले भी मैंने खरीदा था, एक बार बेच दिया था, और उसके बाद ये रियल ट्रेड, द वन दैट आई एम होल्डिंग नाउ, आई बॉट इन 2014। तो मेरे यहाँ दिल्ली में बहुत एक इन्वेस्टर मित्र हैं और वो बहुत वक्त से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वो इंजीनियर हैं बाय ट्रेनिंग एंड प्रोफेशन, एंड ही अंडरस्टैंड्स इंजीनियरिंग कंपनीज वेरी वेल। तो उनका देखिए लाइफ की एक बहुत छोटी सी उन्होंने मुझे कहानी बताई। वो कहते हैं भाई मैं जो उनका घर है पुराना, उसमें जो राफ्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि राफ्टर्स वो जो बीम्स लगी रहती हैं पुराने घरों में, तो आप देखेंगे वो राफ्टर, उन्होंने देखा कि वो जो राफ्टर है, यानी कि जो बीम लगी रहती है पुराने घरों में, वो शायद कंक्रीट का नहीं होता था और वो नीचे से लोहे की सलाखें ऐसे राफ्टर्स लगाए जाते थे। तो उन्होंने देखा कि उनके जो घर के राफ्टर्स हैं
वो ब्रुक बॉन्ड के जो चाय की पैकिंग है उसके लकड़ी के राफ्टर्स बनाए हुए हैं। तो उन्होंने देखिए छोटा सा डिडक्शन निकाला, उनका जिस कंपनी की पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि वो राफ्टर में काम आ सकती है, तो उस कंपनी का प्रोडक्ट कितना अच्छा है और उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितनी अच्छी हो सकती है। तो देखिए बहुत कॉमन सेंसिकल अप्रोच है टू डिसाइडिंग ऑन व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। और जिस तरह देखिए हमें किसी इंसान की परख करने के लिए विवेक जी कोई बहुत ज्यादा, एक बार आप किसी से मिलेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके भाव भाव से, उनकी शक्लों से, हम इंसानों को एक गिफ्ट होता है कि हम ऑटोमेटिकली पहचान जाते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, एक सेंस हो जाता है। बिल्कुल वैसे स्टॉक्स के बारे में भी मैंने ये देखा है कि जिन लोगों को टेक्निकल्स और मार्केट्स का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उनका भी सेंस कि कंपनी अच्छी है या बुरी काफी अच्छा होता है, काफी इवॉल्व होता है। और उसके बावजूद भी कभी आपके हाथ में कोई गलत शेयर लग भी जाए तो भी निकलने का रास्ता हमेशा पहले देख करके चलना चाहिए। तो देखिए मैंने ये हनीवेल ऑटोमेशन 2012-13 के इस कंसोलिडेशन के बाद ये एक पीली लकीर अगर आप चार्ट पर देख पाए, दिस इज 2950, तो 2950 रुपए पर मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैं बहुत अरसे से देख रहा था, 2010 से लेकर के 2014 तक आपने देखा द स्टॉक वाज फेसिंग दिस लेवल। अब देखिए जब इस तरह का बहुत ही लॉन्ग प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन देखते हैं तो उसका जब इम्पैक्ट है तो वो बहुत ड्रामेटिक होता है और बहुत बड़े समय तक स्टॉक ट्रेंड में रहता है। तो ये जो चीज है इसको मैंने नोटिस किया, ये ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट जब आया, आप देखिए ये मजे की बात है कि जब ये ब्रेकआउट आया उस समय जो दाम मुझे मिला था वो 4000 का था। ऑल्दो आई सॉ दिस ब्रेकआउट एट 3000 बट आई वाज एबल टू ओनली एट 4000, क्योंकि देखिए मैं तो इंतजार करूंगा पूरा ब्रेकआउट आने का, और उसी महीने वो शेयर इतना बढ़ गया तो जब तक वो मुझे मिला तब तक 4000 रुपए के ऊपर हो गया, तो मेरी खरीद की कीमत 4000 रुपए। अब देखिए ये जो चीज है इसको देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कहते हैं भाई हमने तो 3000 पे देखा था, अब 4000 पे भला कैसे लें, अब नीचे आएगा तो लेंगे। अब देखिए अगर ऐसा सोचा होता है तो ये मौका मेरे हाथ से निकल गया होता। तो द आइडिया है कि वंस यू गेट दिस ब्रेकआउट एंड यू आर श्योर कि ये ब्रेकआउट आ गया है, तो आप देखिए उसके बाद इसमें हायर बॉटम्स की श्रृंखला टूट है, स्टॉक लगातार ट्रेंड में है। Look at the magic it has created. It's at 29,000 and I'm still holding. तो आप देखिए look at the time involved. This is 2014 जब मैंने खरीदा था और आज 2020 है, तो 6 सालों में this stock has gone almost 7 times from where I got, maybe 6 times. तो 6 से 7 गुना का रिटर्न अभी इसमें आ रहा है। तो देखिए ये जो मूव है इसको स्पॉट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक और टेल साइन है इस तरह के कंसोलिडेशन का, और वो है कि अगर आप देखिए बहुत प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन होता है तो उसमें देखिए केवल वही बचता है स्टॉक में जिसका उस स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा कन्विक्शन होता है। तो आमतौर पर ये जो लंबे कंसोलिडेशंस हैं ये इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि इसमें जो भी वीक हैंड्स हैं वो सारे विन आउट हो जाते हैं और केवल वही बच जाते हैं जो कि उस स्टॉक को लेकर दे आर 100% श्योर, सो दे आर द इन्फॉर्म्ड पीपल हु आर इन्वेस्टेड। दूसरी एक चीज कि आप ये देखिए, लुक एट दीज ह्यूज वॉल्यूम बार्स। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको बताती है कि यहाँ पर एक वॉल्यूम एक्शन हुआ है। इस स्टॉक में एक महीने में मामूली 50-60 हजार शेयर्स का कारोबार होता था उस जमाने में, और आज भी शायद उतना ही होता है। लेकिन ये वो 2 महीने हैं जब आपने देखा कि 8-9 लाख शेयर्स का कारोबार एक महीने में हुआ। एंड दिस टेल्स यू दैट somebody probably got in here। और ये जो लोग होते हैं देखिए जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत लंबी अवधि के निवेशक होते हैं। They can well wait for 7-8 months before they see any improvement in price। तो 7-8 महीने तक शेयर चुप रहता है और फिर जैसा आपने यहाँ देखा कि एक बड़ा ब्रेकआउट होता है और फिर स्टॉक देखिए कैसे रॉकेट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक और है विवेक जी, जो मैं बहुत बार कहता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को भी और सभी लोगों को जो भी मुझे मिलते हैं कि भाई देखिए इंपॉर्टेंट चीज is very easy to get in। lot of people got in probably around the same time। लेकिन फिर क्या होता है कि हल्का सा प्राइस बढ़ा नहीं कि ये जो प्राइस बढ़ के जो प्रॉफिट आने लगता है इसका जो टेम्पटेशन है वो इतनी ओवरपावरिंग हो जाती है कि आप इससे निकल आते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो सफलता मुझे ट्रेडिंग में मिली है उसकी असली वजह ये स्टॉक सिलेक्शन नहीं है बल्कि प्रॉफिट को रेजिस्ट करने की क्षमता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट when you get in at the right time you must be patient enough to hold on to it। और उसके लिए देखिए एक मैं आपको नुस्खा बताता हूं, अगर आपसे प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं हो रहा हो तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप क्वांटिटी बहुत छोटी रखें। देखिए अगर क्वांटिटी बड़ी होती है तो प्रॉफिट भी बहुत बड़े होते हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपकी क्वांटिटी यूनिफॉर्म होती है
और क्वांटिटी छोटी होती है, तो आपसे वो धीरे धीरे करके बर्दाश्त करने की क्षमता आप में विकसित हो जाती है। और उसके बाद क्या है, यू आर एबल टू रेजिस्ट प्रॉफिट्स मोर इफेक्टिवली, एंड दिस इज सीरियस स्टफ। मतलब आप देखिए, ये कहना बहुत आसान है, करना बेहद मुश्किल है। और मैं ये जानता हूं क्योंकि ये मैंने खुद अनुभव किया है कि इट इज एब्सोल्युटली one of the most difficult things in the world to do is to resist a profitable trade.